हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लेस्ड बायोलॉजी नाइट्स। मेरा नाम अर्पित कुमार है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजी स्कॉलर हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेल। बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और शायद हमारे लिए बहुत ईजी टॉपिक होगा, लेकिन कई बार इसमें भी हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है किसी भी चीज़ को देखने का वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो आज हम लोग सेल को डिस्कस करेंगे, अलग एंगल से डिस्कस करेंगे और मैं अपनी तरफ से बेटर समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको किसी भी तरीके से समझने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में नीचे जो है मेंशन कीजिएगा कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आगे से उस चीज़ को, उस व्यू को ध्यान में रखते हुए हम जो है वीडियो को बनाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल। ये टर्म को जो दिया था, ये टर्म को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिया था कि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने कॉर्क में जो है कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स को देखा था। जब उन्होंने इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को देखा तो ये एक कंपार्टमेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है रूम जैसे शेप ले रही थी। और जो सेल जो वर्ड आया है, सेल का मतलब होता है ग्रीक सेलुलर वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है रूम। और एक रूम और एक कंपार्टमेंट को शो करते हुए, रूम और कंपार्टमेंट से डिराइव करते हुए एक वर्ड आया है हमारा सेल। अगर कुछ वर्ड्स में इसको कहा जाए तो बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ के नाम से हम बचपन से इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बचपन से हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के जो है डिफाइन करते हैं इसको। ये सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये भी उस टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ जिसको हम बोलते हैं लाइफ मॉलिक्यूल्स। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल, बहुत सारे गलत होगा, अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे मिलकर के हमारी सेल की एक स्ट्रक्चर बनी होती है। और यही मिलकर के क्या है, सेल को फॉर्म करते हैं। अब जब ये मिलकर के सेल को फॉर्म करते हैं, लेकिन सेल में भी एक यूनिक चीज़ होती है और उस यूनिक चीज़ को मिलकर के जो है सेल को एक नया क्या कहना चाहिए, एक नया फेज जो हमें देखने को मिलता है सेल का। वो यूनिक चीज़ है क्या? लाइफ। उस लाइफ से जो है हम सेल को एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यही इसकी एक यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से हम सेल को अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। अब जो एक बायोलॉजी के जो ऑरिजिन है, जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर बन रहा है हमारा सेल, है ना। और जो सेल्स हैं, जब इसमें लाइफ होती है, ये वाली लाइफ जो अब इसके अंदर सेल के अंदर ये लाइफ होती है, जब इस सेल के अंदर लाइफ होती है, सेल एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के साथ ही ये बनाते हैं हमारे वहाँ पर टिश्यू। यही टिश्यू जब बन जाते हैं, आगे चल करके एक ग्रुप बनाते हैं, ये टिश्यू मिल करके जो है बनाते हैं ऑर्गन। और इन ऑर्गन्स को अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। हर किसी ऑर्गन का अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इस स्पेसिफिक फंक्शन को रोल प्ले करते हुए बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारे जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है। और यही ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जो है आगे पूरी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और इसलिए यही हमारा जो है पूरे सेल का सिस्टम है। आगे हम जो है सेल की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि सेल बना कैसे होता है, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग टाइप की होती है। हाँ, थोड़े बहुत ही डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, लेकिन डिफरेंस जो है सेल के टाइप के अकॉर्डिंग होती है। थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर टोटली डिवाइड करें, बेसिक सेल की स्ट्रक्चर को अगर मैं टोटली डिवाइड करूँ तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सेल मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट वी हैव प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में हमारा आता है जो न्यूक्लियस है,
उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब चीज़ें हम जो है प्रोटोप्लाज्म में पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज जो है सेल का ही पार्ट है, जो कि सेल को हेल्प करते हैं उसके अपने जो उसके डिफरेंट टास्क हैं उनको कंप्लीट करने में। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सेल मेम्ब्रेन का काम जो है अपना होता है कि उसका जो है आसपास जो सेल की जो सिग्नलिंग है, सेल सिग्नलिंग में बहुत हेल्प करता है ये, सेल की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये, और उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है जिससे कि एक उससे स्ट्रक्चर मिल पाती है कि आसपास के सेल से भी कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है ये। तो इसका भी अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है और प्रोटोप्लाज्म का भी अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है सभी टाइप की सेल्स में। ये हम जो है बात करें बेसिक टाइप की स्ट्रक्चर की। अब जो प्रोटोप्लाज्म की अगर बात की जाए, प्रोटोप्लाज्म में हमारा क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंडर में आता है हमारा बेसिकली, आपको प्रोटोप्लाज्म की अगर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये 90% वाटर से बना होता है। इसी कॉम्पोजिशन में 90% वाटर, इसीलिए कहा जाता है खूब पानी पियो, है ना, इसीलिए कहा जाता है क्यों 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा 90% वाटर का इसमें कंटेंट होता है। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म में हमारा क्या क्या चीज़ होती है? इसमें हमारा होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें हमारे होते हैं ऑर्गेनेल्स। ये साइटोप्लाज्म जो है एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है सेल को, और ऑर्गेनेल्स जो है जैसे मैं पहले भी बता रहा था, ये ऑर्गेनेल्स जो है हेल्प करते हैं सेल को अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने में। ये ऑर्गेनेल्स काफ़ी टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक ऑर्गेनेल्स को हम देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर एक सेल की टिपिकल स्ट्रक्चर को। यहाँ पर जो सेल की टिपिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन को ड्रॉ किया है। हमारी प्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, और जो हमारे सेल के जैसे मैंने बताया सेल अलग अलग टाइप्स के आपके हो सकते हैं। तो आपके जो बेसिक सेल के टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो सिंपल, सबसे सिंपल टाइप का सेल होता है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन उसमें भी होती है, सिंपल टाइप का सेल होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेल होता है। और उसमें जो है आपको जो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है वो आपका फ्रीली सस्पेंडेड होता है ना, और उसमें ऑर्गेनेलीज भी हमारी लिमिट में होते हैं। कुछ जो है कुछ टाइप के हमारे, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, उसमें ऑर्गेनेलीज भी हमारी जो है लिमिट में होती है ना, जो एक जो लिमिट में ही फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे कुछ ऑर्गेनेलिज लिमिट में जो कि हमारी क्या क्या हो सकते हैं, सेल में तो सभी सेल्स में होगा उसमें। प्रोटोप्लाज्म में हमारे इसमें क्या क्या कंटेन करता है, आपका जो जेनेटिक प्रोटोप्लाज्म में हमारा क्या होगा, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड इसमें नहीं होगा, है ना, सिर्फ फ्रीली इसमें सस्पेंड कर रहा होगा। दूसरा आपका इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनेलिज है ना, ऑर्गेनेलिज लाइक राइबोसोम्स, है ना, इस टाइप के ऑर्गेनेलिज जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं, है ना। सभी टाइप के ऑर्गेनेलिज इसमें नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनेलिज इसमें देखने मिलते हैं। राइबोसोम्स है ना, और राइबोसोम है क्योंकि इसका अपने एक स्पेशल फंक्शन है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। राइबोसोम एक अलग एक टाइप का ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करता है। और दूसरा जो है राइबोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है हमारा, और बहुत सिंपल इसकी स्ट्रक्चर होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली हमारी किस टाइप की सेल्स होती है, हमारे आसपास के माहौल में ये सेल्स वो सेल्स है जो ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे यूनिवर्स में जो कि जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स में। वहीं पे अगर बात की जाए यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये आपके जितने भी हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो उसमें ये वाले टाइप का जो सेल है हम देखने को मिलता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में जो है यूकैरियोटिक सेल मिलता है। हाँ, कुछ आपके यूनिसेलुलर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जिसमें हमें यूकैरियोटिक सेल जो है मिलता है। और इसकी जो जिसको कहा जाना चाहिए सेल, इसको हम ट्रू सेल भी कह सकते हैं, है ना।
क्योंकि इसमें जो है हमारे जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सारी सबकी सभी ऑर्गेनेलीज इसमें होती है, क्योंकि हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये सेल है, और इसी वजह से इसको बहुत सारे वैरायटी ऑफ टास्क जो है करने होते हैं, और इसी वजह से जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले इसमें एक जो ऑर्गेनली है, जो सबसे मेन ऑर्गेनली है, एक कंट्रोल सेंटर की तरह वर्क करता है, वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है? इसके अंदर जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा जो मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल था। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ऑर्गेनिजम्स में, वो यहाँ पर स्टोर होता है, और जितने भी हमारे टास्क होते हैं सेल्स के, वो यहीं से पूरे होते हैं। यही इंफॉर्मेशन देगा कि जो सेल को किस तरीके से डिज़ाइन होना है, नया प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसाइज होना है, किस तरीके से एक नया प्रोटीन को बनना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो सब कुछ जो है एक ऑफिस की तरह यहाँ पर होता है, सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। इसके बाद जो है इसमें होता है, इसी से अटैच्ड होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, थोड़ी सी रफ स्ट्रक्चर हो रही है यहाँ पर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये भी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में, और काफ़ी इसके फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। हाँ, ये दो टाइप के होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के ही अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। इसके बारे में अलग किसी वीडियो में जो है, सेपरेट किसी वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम, वो क्या है, इस पर अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से रफ अपीयरेंस इसको देती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा राइबोसोम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ अपीयरेंस हमें यहाँ पर इसको देखने को मिलती है। इसके पास में होता है हमारा गोल्गी एपरेटिस, उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में वर्क करता है। जो हमारा डीएनए ऑर्डर देगा, जिस टाइप के प्रोटीन को बनाने का ऑर्डर देगा, वो यहाँ से प्रोटीन जो है बनकर के आएगा, और उसको ये मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी एक तरीके से हेल्प करता है ये गोल्गी एपरेटिस। इसके बारे में भी, हर एक ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग जो है सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर फिर उसके बाद हमारे और भी कई ऑर्गेनेलीज आते हैं, है ना, छोटे छोटे एनिमल सेल की अगर केस की बात की जाए, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, है ना, और वहीं पे जो वैक्यूल्स के, अगर ये वैक्यूल्स जो है काम क्या करते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। छोटे छोटे जगह से ज़्यादा नहीं होती बात की है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स कई जगह फैले हुए होते हैं। अगर बात की जाए सेम इसके लिए, मैंने जैसे कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होती है अलग अलग टाइप के सेल में, तो उसी तरीके से अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये आपका जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में बड़े हो जाते हैं, है ना। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है प्लांट सेल में, इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है प्लांट सेल में वैक्यूल की। इसलिए ऐसा क्यों होता है? ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलते रहते हैं जहाँ पर उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, कि फूड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से वैक्यूल जो है उसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एनिमल सेल को देख रहे हैं, तो एनिमल सेल की तरह ही हम इसको यहाँ पर लेंगे। अच्छा, और क्या होता है इसमें? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। ये का इसका काम क्या होता है? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इसको हम बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो अलग अलग टाइप के वर्क होना है उसको उसमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अगर हम कोई भी टास्क को कर रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनेली को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि जो टास्क कंप्लीट हो रहा है सेल में वो अच्छे से हो सके, है ना। जो मेन वर्क होता है वो इसी का होता है।
और इसकी भी बड़ा एक इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसका भी बड़ा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि कभी एक यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा था ही नहीं, है ना। ये एक अलग स्ट्रक्चर थी जो कि बाहर एनवायरनमेंट में अलग ही रहती थी, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर थी। बाद में धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ है तो यूकैरियोटिक सेल ने इसको एंगल्फ कर लिया एंडोसाइटोसिस के थ्रू, है ना, ये एक प्रोसेस है। इसको एंगल्फ कर लिया, इसको निगल लिया और ये अब इसका हिस्सा बन गई है ना, एक इसका पार्ट बन चुका है। अच्छा, इसके ऑर्गेनेली आते हैं, फिर हमारे इसमें होते हैं लाइसोसोम्स, छोटे छोटे से लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं छोटे छोटे से, ये हमारे जो है पूरे सेल्स में फैले हुए रहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल कोई भी अगर एंटर कर जाता है और ये डिटेक्ट करता है कि वो पार्टिकल हार्मफुल है, तो ये क्या करेगा, उस पार्टिकल को, मानिए यहाँ से भी पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है, तो फॉरेन पार्टिकल उसको एंटर कर लिया यहाँ पर उसमें, ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसको एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ करने के बाद क्या करेगा, उसको इसके अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, उससे क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा अंदर, और डिस्ट्रॉय करके खुद भी जो है ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, खुद भी ये खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसको जो है सुसाइडल वैक्स भी कहते हैं, है ना, क्योंकि अंदर की स्ट्रक्चर को उसको जो है अपने आप को भी साथ में किल कर लेता है। और टाइप की भी हमारे कई टाइप के और भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो वो थोड़ा सा रेयरली मिलते हैं, रेयरली नहीं कह सकते कि एक्चुअली में वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, है ना। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी सभी ऑर्गेनेलिज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनेली के बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर जो है एक टिपिकल एनिमल सेल में हमारी यही सब चीज़ें होती हैं। अब बारी आती है प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल में हमारा क्या क्या होता है। एक प्लांट में सबसे पहले तो लार्ज हमारे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। हमारे ये सब चीज़ें भी जो हमारे ऑर्गेनिल्स हैं, बाकी ऑर्गेनिल्स, लाइसोसोम, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। बस कुछ स्पेशल चीज़ें होती है हमारी, कुछ चीज़ें और नई और जुड़ जाती है इसमें, कुछ नई चीज़ें और जुड़ जाती है, जैसे हमारा है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, ये भी जो कि बायलेयर होती है, ये भी, है ना। इसका काम क्या होता है, जब प्लांट्स होते हैं उनके फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करती है। अच्छा, और क्या होता है प्लांट सेल में, और क्या होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में और जो है कि सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी थोड़ी सी डिस्टिंक्ट होती है और डिस्टिंक्ट और रिजिड होती है। किसकी वजह से, प्लांट सेल वॉल की वजह से, जो उसकी रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो रिजिड स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करती है, जो कि बेसिकली बनी हुई होती है सेलुलोज से, है ना, और उसको जो है कि रिजिड स्ट्रक्चर देती है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि प्लांट्स को जैसे मैंने बताया कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, और उनको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना होता है, और इसी वजह से उनको रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो है रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एक बाहर से सेलुलोज की लेयर सेल के ऊपर होती है, और यही जो हमारा एक सेल होता है जिससे हम सब, हमारे आसपास का पूरा जो एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, बनी हुई, ये सेल की स्ट्रक्चर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग जो है सेल की जो है बाकी ऑर्गेनेल्स जो हमने अभी डिस्कस करी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और शायद हमने कुछ ऑर्गेनेल्स को भी साथ में लिया भी नहीं है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगी। ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।